नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, यूपी में थमा 7वें चरण का प्रचार। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का चुनाव। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। वहीं 10 मार्च को आएंगे नतीजे। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में थमा 7वें चरण का प्रचार। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का चुनाव। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में थमा 7वें चरण का प्रचार। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का चुनाव। वहीं 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी में 7वें चरण का भी चुनाव प्रचार थम चुका है। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 मार्च को होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में थमा 7वें चरण का प्रचार। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का चुनाव। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी में 7वें चरण का भी चुनाव प्रचार थमा। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीट पर होगी वोटिंग। 10 मार्च को होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। यूपी में थमा 7वें चरण का प्रचार। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का चुनाव। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 7 मार्च को आएंगे नतीजे। अब 7वें चरण का भी चुनाव प्रचार थम चुका है। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। वहीं 10 मार्च को होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। यूपी से ये आपको बड़ी खबर। 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का चुनाव। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से मुलाकात की। यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों भारतीय छात्र वतन लौट चुके हैं। वहीं यूपी के करीब 550 छात्र वापस लौटे। इसमें से 50 छात्रों से सीएम योगी ने आज मुलाकात की। साथ ही छात्रों से वहां के हालात के बारे में जानकारी ली। और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से मुलाकात की। यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों भारतीय छात्र वतन लौट चुके हैं। वहीं यूपी के करीब 550 छात्र वापस लौटे हैं और इसमें से 50 छात्रों से सीएम योगी ने आज मुलाकात की और साथ ही आपको बता दें कि वहां के हालात के बारे में छात्रों से जानकारी ली। और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि लेकिन प्रचार खत्म होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे और एक तरफ अपनी सरकार के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले हर साल बड़े दंगे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब प्रदेश में शांति और अमन चैन कायम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का देश का एजेंडा बदला है मोदी जी ने। जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे और जिन्हें सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता है। उन सबको
ये संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला। इस अच्छे 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होती है, तो उस समय हम लोगों ने आकर के केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बन सकती है। याद करिए, हम लोग जब आए थे, हमारी सरकार ने पहले 3 फैसले लिए थे। अन्नदाता किसानों की ऋण माफी के, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ था। ट्रांसपेरेंस तरीके से पूरे देश के अंदर अपने आप एक उदाहरण था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़ खानों को बंद किया गया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर थाना क्षेत्र में इसको सक्रिय किया गया। इसमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पे कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इस पर भी भारत सरकार के स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, याद करिए 2017 तक ये वही उत्तर प्रदेश था जिसके बारे में लोग 2-3 पहचान के रूप में कहते थे। एक, जहां दंगा हो, अराजकता हो, अव्यवस्था हो, गुंडागर्दी हो। दूसरा, किसी भी जगह से आप आए, किसी देश से, किसी राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें तो जहां से सड़कें टूटी हुई हो, जहां से सायकाल होती है, अंधेरा हो जाए, वो उत्तर प्रदेश की सीमा मान ली जाती है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, अराजकता मुक्त है, गुंडागर्दी से मुक्त है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में, लगभग 1 लाख गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इन सभी 1 लाख गांवों तक विद्युत अनवरत, यानी सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। ग्राम पंचायत को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 2 एम्स और 33 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की जनता को दिए और आज उत्तर प्रदेश एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर 7वें चरण में चुनाव होना है, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है। चंदौली में मेडिकल कॉलेज कार्य प्रारंभ हो चुका है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है। जौनपुर में इस सत्र में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। भदोही मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वाराणसी में एम्स के समकक्ष चिकित्सा संस्थान का निर्माण हो रहा है। अत्याधुनिक कैंसर संस्थान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के करकमलों से वहां शुभारंभ हो चुका है। जौनपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज पहले से कार्य कर रहा है। मऊ में मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यानी इन जनपदों में
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में विकसित किया गया। जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश के अंदर उस समय 46 ऐसे जिले थे जहां पर कोई भी आईसीयू की सुविधा नहीं थी। 75 जनपदों में एक भी जनपद में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में 3 से लेकर के 7 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हर जनपद में खड़ी मौजूद मिलेगी। खबर कुशीनगर से है, जहां विधानसभा निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए मतगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार रविंद्रनगर में कराया गया। वहीं मतगणना कर्मियों को बताया गया कि मतों की गणना निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए सावधानी पूर्वक मतों की गणना करें। आने वाली नहीं है, क्योंकि सब इलेक्शन बहुत क्लियर हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपरोक्त प्रक्रिया के पूर्ण होने पर कंट्रोल यूनिट की बैटरी का स्विच ऑन करें, जिससे यूनिट के ऊपर हरा ऑन लैंप जलेगा। कानपुर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। दरअसल कोस्ट गार्ड के एक विमान की लैंडिंग के वक्त बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया और इसके चलते विमान अचानक दाईं तरफ मुड़ गया। विमान की स्पीड तेज होने की वजह से वो असंतुलित हो गया और विमान रनवे से उतरने के बाद थोड़ी आगे जाकर रुक गया। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि ये विमान चेन्नई से कानपुर आ रहा था। कानपुर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। दरअसल कोस्ट गार्ड के एक विमान की लैंडिंग करते वक्त बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया और इसके चलते विमान अचानक दाईं तरफ मुड़ गया। विमान की स्पीड तेज होने की वजह से वो असंतुलित हो गया और विमान रनवे से उतरने के बाद थोड़ी आगे जाकर रुक गया। खबर लखनऊ से है, जहां यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों का डीएम कार्यालय में सीडीओ अश्विनी पांडे और एडीएम विपिन के साथ अन्य अधिकारियों ने छात्रों से मुलाकात की और ये जानने का प्रयास किया कि उनका यूक्रेन से भारत तक का सफर किस तरह रहा और साथ ही छात्रों से पूछा कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेसिकली जो हमारे कल 24 बच्चे हैं जिनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरेक्ट करना है, लखनऊ के 24 बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ एक तैयारी बैठक की गई। उनके अनुभवों को सुना गया, उनके जो एक्सपीरियंस रहे, किस तरह से यूनिवर्सिटी से बॉर्डर तक पहुँचे हैं, किस तरह से भारत सरकार ने जो व्यवस्थाएँ की थी बॉर्डर से उनको पिकअप करनी थी और किस तरह से वो अपने घरों तक पहुँचे। और जिला प्रशासन ने जो प्रयास किए हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं आ पाए उनके परिवारों से संपर्क करके, और जो आ रहे हैं उनको लगातार हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समय कर रहे हैं। इसी क्रम में ये बैठक आज की गई। यूक्रेन से अपने वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अभी भी भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से वापस अपने देश भारत लौटे वैभव अग्रवाल ने यूक्रेन के हालातों और वहां की स्थिति के बारे में बताया है। वैभव अग्रवाल ने बताया कि वो समय पर अपने वतन वापस तो आ गए थे, लेकिन इनको इस वक्त फ्लाइट का टिकट जो कि 25,000 का था, उसका टिकट का जो रेट है वो 3 गुना बढ़ाए जाने के कारण उनको लगभग 80,000 रुपए चुकाने पड़े। को लेकर हमारा चैनल लगातार प्रयास कर रहा है कि भारतीय मूल के जितने लोग वहां पर जितने भी नागरिक फंसे हुए हैं, उनसे किसी भी तरीके से जो फंसकर वापस अपने वतन वापस आए हैं, भारत आए हैं, किसी भी तरीका उनके पास पहुंचकर उनसे बात करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं वैभव अग्रवाल जी, जो कि 18 को वापस आए थे, और इनसे खुद जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या सिचुएशन रही, किस तरीके से उनकी वापसी हुई। वैभव जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने वतन वापस आए हैं। वैभव जी, क्या सिचुएशन रही जब कैसे आप वहाँ से निकले? वो 1 महीने से वहाँ टेंशन तो चली रही थी रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच की। तो वो रशिया मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा था बॉर्डर पे, तो 1 महीने से वो टेंशन तो थी। तो इंडियन गवर्नमेंट का वो भी एम्बेसी भी वहाँ पे ऑब्जर्व कर रही थी उस स्टेशन को। तो 15 को पहली एडवाइजरी आई थी, मतलब इंडियन सिटीजन जो भी यूक्रेन में, तो उनको बाहर निकालने की। तो 15-16 तक की जो टिकट्स थी, तो मतलब फ्लाइट की टिकट थी, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी वहाँ पे, बहुत कम फ्लाइट्स थी, तो फ्लाइट्स ही महंगी हुई। तो 18 को मुझे यहाँ की टिकट मिली लखनऊ की, थोड़ा ज़्यादा रेट की। तो अभी 18 को मैंने फ्लाइट करके 19 को यहाँ पे आया। क्योंकि आपके हिसाब से वहाँ पर कितने लोग भारत में के लोग फंसे? अभी जो ईस्टर्न साइड के उनको तो इवैक्यूएट कर लिया गया, क्योंकि उस तरफ
यूक्रेन में वहाँ पे बॉर्डर के पास लगता है यूक्रेन के, जैसे खार्किव हो गया, कीव हो गया, कीव में तो चल ही रहे। खार्किव और सूमी में लोग फंसे हुए 3000 इंडियंस, जो शायद आज कल में इवैक्यूएट हो जाएंगे। अभी कोई ऐसा है जो आपके साथ रहा हो, आपका साथी कोई ऐसा फंसा हो जिससे आपकी बात हो पा रही है? सर एक खार्किव में ऑनलाइन बात हो जाती है, वो अभी वहीं पे है। वो कल वापस आए थे इवैक्यूएट होके, जो पोशीमोचिन साइड उन्होंने राजदारी की थी भाई, उस साइड से उनको कल इवैक्यूएट किया। साथ बैठे हुए हैं और इनकी लगातार वैभव से जब पता चला कि वहाँ की सिचुएशन गड़बड़ हो गई है तो इनकी लगातार बात हो रही थी। तो वैभव के बाबा जी से खुद पूछते हैं क्या सिचुएशन रही, क्या कंडीशन रही, आपको कब पता चला कि वहाँ की स्थिति बिगड़ चुकी है? ये भैया हम महीना भर से टीवी में देख रहे थे, जब ये आए हैं तो उसके पहले 1 महीने से ये सब प्रोग्राम चल रहे थे, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, शाम को हो जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन देखने के बाद फिर जो है हम लोगों ने इनसे कहा कि जो भी फ्लाइट मिले उसकी टिकट ले लो, चाहे जितने की मिले पहली फ्लाइट। तो फिर इन्होंने निर्णय किया यहाँ आने का। 18 तारीख को फ्लाइट की टिकट इनको मिली है और ये आ गए 19 तारीख को। वहाँ की स्थिति फिर उसके बाद खराब हो गई है, मेरा ख्याल 22-23 में जो भी हुई होगी। ये है 24 तारीख से युद्ध वहाँ प्रारंभ हुआ, लगभग 10वां दिन है युद्ध का, और युद्ध की स्थिति यूक्रेन की बद से बदतर होती जा रही है। हाँ, समय होते हुए वैभव लौट आए, हालांकि जरूर इनको थोड़े पैसे ज्यादा खर्चा करने पड़े। उसी प्रकार अभी और लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो लौटे उनसे हम आपकी बात कराएं और जल्द से जल्द ये ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने वतन वापस लौटें। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। लखनऊ में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जो है वो बंथरा थाने के आपको बता दें कि नारायणपुर गांव के से सामने आया है, जहां पे बेखौफ चोरों ने बीती रात 3 घरों को अपना निशाना बनाया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके मुआयना चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बंथरा थाने के नारायणपुर गांव से सामने आया है, जहां बेखौफ चोरों ने बीती रात 3 घरों को अपना निशाना बनाया है। राजधानी लखनऊ के बाजारखाला थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूटी सवार बेखौफ लुटेरे ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। आपको बता दें कि वहीं सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। लुटेरों के जो हैं हौसले वो बुलंद नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूटी चोर बेखौफ लुटेरे ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 मार्च से 6 मार्च 2022 तक राजभवन में प्रादेशिक फल, शाका भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं रंग बिरंगे फूलों और हरी भरी सब्जियों से राजभवन गुलजार हो उठा है। इस प्रदर्शनी में उन्नत खेती करने वाले किसान भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रदेश स्तरीय इस प्रदर्शनी में प्रतिभागियों के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार सुनिश्चित किया गया है, जिससे पहला पुरस्कार 51,000 रुपए, दूसरा 21,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपए का दिया जाएगा। शाहजहांपुर जिले के विकास खंड जातीपुर की ग्राम पंचायत के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नाली न बनने के कारण सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पे रोड पे पानी जमा हो गया है। शाहजहांपुर जिले के विकासखंड जातीपुर ग्राम पंचायत के लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
यूपी पुलिस के लिए बीती रात एक दर्दनाक हादसे की खबर उनके सामने आई है। दरअसल सैदपुर थाने के नवनियुक्त इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बता दें कि सरकारी गाड़ी खराब होने की वजह से इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह अपनी प्राइवेट डस्टर कार से इलाके की सैर कर रहे थे, तभी बिठौली के पास उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। सड़क दुर्घटना में घायल हुए संजय कुमार सिंह की गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे में इंस्पेक्टर की मौत। आपको बता दें कि सैदपुर थाने के नवनियुक्त इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मथुरा में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कोसी कला के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर उस समय खतरनाक हादसा हुआ जब एक बेकाबू ट्रक ने ईंटों से भरे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। घटना के मौके पर ही ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज फिलहाल स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि यह मामला सड़क हादसा का है। मामला हल्दरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 सिपाहियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला हल्दरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 सिपाहियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से वापस आ रही बस और सवारी बस अचानक सामने आ गई और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यह खबर मऊ से है। मऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई और जिसमें 2 सिपाहियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जानकारी के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से वापस आ रही बस और सवारी अचानक आमने सामने आ गई और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।